Hi, a very warm good evening to all of you. Today, I've got a very special guest with me, a martial art expert who has to his name not one, but 4 Guinness World Records. And thanks to the martial art expert who, first of all, had his record in terms of most full contact elbow strikes in 1 minute. And the record stands in his name, wherein he had 334 times full contact elbow strikes that was done in a single minute. And following that, he had the second record, which came in the form of most backward lunges that he made in 1 minute. And he had 57 backward lunges that he made in a single minute. But that was not enough. He was not satisfied with that. So he went on for the third record, which came in the form of the most number of elbow strikes, that is with alternate hand, and that was done in 3 minutes. And the fourth one came in the form of the most number of elbow strikes that was done with a single hand in 3 minutes. Welcome to my show, Chinmay Sharma. You really have done yourself proud and also our country proud. Thank you so much for coming in. And yes, congratulations, first of all. Thank you. So how is it feeling? Okay, now first of all, I have to ask you, मुझे ये पूछना ही है आपसे, जैसे कि आप सिर्फ 21 साल के हो, राइट? 21 साल में जैसे कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहता है, ऑफ कोर्स, है ना? अभी जैसे कि हमारे जैसे लोग शॉपिंग स्प्री में जाते हैं, ट्रैवलिंग स्प्री में जाते हैं, आप तो सिर्फ 21 साल के हो, तो 21 साल में आपने कैसे वो डिसिप्लिन, वो फोकस रखे? क्योंकि आपके जैसे कि आपके पीयर्स जो है, आपके फ्रेंड जो है, बहुत जगह पे जाते हैं वही टाइम पे, लेकिन वही टाइम पे आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया आपने? आई एम श्योर you being a martial art expert, martial art would have taught you that discipline, right? I tell you, sir, about my routine firstly, so Yes. that you will how I can manage to do this kind of thing. Actually, sir, तो मैं कहना चाहूंगा कि मार्शल आर्ट मेरे संस्कार में ही जुड़ के आया, कि मुझे सिखाया गया कि नहीं, आपने यहाँ जाना ही जाना है, और 4 साल का बच्चे का मन हो ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर उसके पापा मम्मी बेटा जाना ही जाना है, सो आपने जाना ही जाना है। एंड मैं काफी एग्रेसिव था सर फ्रॉम द बिगनिंग। 5-6 साल की में, जैसे हम गली में कॉलोनी में खेलते थे क्रिकेट टाइप, क्रिकेट मुझे काफी पसंद था, सो उसमें कभी आउट हो गए तो ऐसे बच्चे को नोच दिया, या ऐसे जो भी मतलब एक लड़ाई, घबरा जाते थे। एंड दे थिंक कि यार ऐसे तो ये गुंडा बन जाएगा, यार इसमें कोई जो ये एग्रेशन है इसको चैनलाइज करो, अभी हम भी नहीं मार सकते। सो उन्होंने उस टाइम पे चैनलाइज करा, एंड लकीली मेरे जो ब्रदर हैं वही मेरे कोच हैं। सो एंड उन्होंने कहा कि अगर कहीं डालना ही है तो ऐसी जगह डालो जहाँ पे लड़ने के थोड़े मेडल, पैसे वगैरह थोड़े मिल जाए। तो फिर वहां से मेरा जो है ये रूटीन बना। और आप सही कह रहे हैं सर, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी कि 21-year-old किड एंड जस्ट डूइंग द थिंग्स विच इज जो सही नहीं है एक 21 साल के बच्चे के लिए, क्योंकि 21 साल का जो है उसे पार्टी, यानी ये अभी आपने सर आज का भी मेरा रूटीन देखा, एकेडमी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, एक भी फ्रेंड नहीं कि फ्रेंड, ऑफ कोर्स आप बहुत लोगों को जानते हो, स्कूल में पढ़ा हूं मैं, बट जो कहते हैं सो कॉल्ड फ्रेंड जो होता है, मैं कभी, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब किसी के साथ घूमा हूं। तो मैं आपको अपना रूटीन बताऊं, आज का आपने देखा, आज संडे था, एंड आप 6 दिन देखेंगे तो 6 दिन ऐसे बिजी रहते हैं। सुबह की क्लासेस होती हैं जो मुझे ट्रेनिंग करनी होती है, और शाम को वो ट्रेनिंग होती है जो मुझे देनी होती है, क्योंकि अभी मैं एकेडमी में हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे, और इस एकेडमी में सिखाता भी हूँ। सो क्या रहता है कि कभी दिमाग में आया ही नहीं कोई दूसरी चीज की हाँ एंजॉय वगैरह, वो हालांकि हाँ मन में आता है, सब कहते हैं, इवन मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि अब तू ज्यादा फोकस है, यू शुड एंजॉय एज वेल एंड हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स। बट सर अभी फ्रेंड इतना है नहीं कोई, और मुझे लगता नहीं है कि जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो और आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो टू रिप्रेजेंट इंडिया, आई डोंट थिंक कि आपको एज सच चीजें करनी चाहिए।
ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी और का नहीं बोलूंगा। बट जब आपके ऊपर कंट्री को रिप्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हार नहीं सकते हो। इवन आप पाकिस्तान से तो इंडिया में हार ही नहीं सकते हो, तो ये रूल क्लियर सेट है। तो ये चीज मैंने अभी सीखी जब मेरा पाकिस्तान से हुआ कि हार नहीं सकते। तो स्टार्ट हुआ और फिर देखते देखते आज यहाँ पे है, और मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। आई डोंट नीड कि फ्रेंड आए या कोई आए मेरे पास, मेरी लाइफ सेटल है और मुझे इसी में मजा आता है। तो यही मेरी लाइफ का राय है। ट्रू ट्रू, आपने पाकिस्तान के बाद बोले, अभी पाकिस्तान के पास एक ही रिकॉर्ड था, वो भी आपने छीन लिया। वैसे वो तो सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे, बाकी तो और एक रिकॉर्ड था वो भी आपने छीन लिया, तो कैसे होगा ना। अच्छा, अभी ऑन सीरियस नोट, अभी जैसे कि आपने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, करेक्ट? एंड दिस 4 रिकॉर्ड्स जो है ये अलग अलग लेवल की मतलब प्रिपरेशन चाहिए, करेक्ट? क्योंकि एक तो आपका मतलब जो चारों रिकॉर्ड्स है वो अलग अलग टाइम स्पेन आपको देना चाहिए, अलग फोकस, अलग टेक्निक के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अटेंशन चाहिए, राइट? जैसे कि अगर आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड तोड़ना था तो फिर मतलब आपको पूरा जो अटेंशन है उसी में चला जाता, लेकिन इसमें क्या था, 4 रिकॉर्ड्स था, तो ऑब्वियसली आपके पास मतलब यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये बैक टू बैक हुआ, अपने अक्टूबर से लेके कब 4 महीने में मतलब आपने चारों रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, करेक्ट? तो आपने कैसे वो डिवाइड किया टाइम, क्योंकि एक तो आपका टाइम की बात है, उसके बाद प्रेपरेशंस, तो आपने कैसे वो पूरा एंटायर आपका स्लॉट डिवाइड किया कि चारों रिकॉर्ड तोड़ने के लिए? स्टार्ट को बताऊं, इसकी एक अलग प्रिपरेशन होती है। इट्स नॉट अबाउट कि मार्शल आर्ट है ये। बेसिकली इसमें 90% जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका स्टेमिना है। 90% आपका स्टेमिना अच्छा है तो कोई भी कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स 10% में टेक्निक्स आती हैं, क्योंकि एल्बो स्ट्राइक की टेक्निक ऑफ कोर्स मार्शल आर्टिस्ट को पता होगी, कोई रनर को नहीं पता होगी, सो वो ये अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। बाकी 90% मैं स्टेमिना को दूंगा सर, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया है। बाहर का इन द सेंस जो भी तला हुआ, फ्राइड फूड, जंक फूड, एक्सट्रीमली नो संडे, नो चीट डे एट ऑल। एंड सेकेंडली इसकी मैं प्रिपरेशन बताऊंगा आपको, तो यू विल गेट शॉक्ड, बिकॉज इसके लिए एटलीस्ट 3.5 आवर्स की ट्रेनिंग एवरी डे लगती है विदाउट एनी स्टॉप। संडे को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, बिकॉज आप सपोज करिए 292 टारगेट था जो मेरा फर्स्ट टारगेट था। सो 292 टारगेट की 3 तरह से ट्रेनिंग होती थी। फर्स्ट ट्रेनिंग होती थी कि आपने 292 एल्बो स्ट्राइक हिट करनी है। देयर इज नो पॉइंट कि 1 मिनट में करनी है, 2 मिनट में, आपका कितने में आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। आपने 292 तक आपने जाना तो है एटलीस्ट। स्टेमिना आपका इतना होना चाहिए कि आपके हाथ जब तक चलते रहे। तो पहला टारगेट 92 लाता हूँ। और कितनी बार भी आप ट्रेनिंग करोगे, इसकी ट्रेनिंग का एक बड़ा कहते हैं कि एक नुकसान है कि आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो यू विल गेट मोर रिजल्ट। एंड आप जब, बिकॉज बॉडी टायर्ड हो जाती है, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, 292 जितनी जल्दी ला सकते हो आप, उसके बाद आप दूसरी टाइम करोगे तो टारगेट कम ही आएगा, 284 आएगा। फिर आप कोशिश करोगे कि मैं और अच्छा करूं, एंड देन और 4 कम हो जाएंगे। सो पहला जो मानसिक प्रेशर रहता है, मेंटल कंडीशनिंग, हाँ। तो पहला 1 महीना तो मेरा यही लग गया था। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस करा कि अब हमें 1 मिनट देखना है, अब हमें 1 मिनट का स्लोट देखना है। अब हमें ये नहीं देखना कि 292 आ रहे हैं, अब हमें देखना है 1 मिनट में कितने आ रहे हैं। टाइमर सेट हुआ। ओके। आई एम लकी कि मेरे साथ टीम है और टीम को बहुत सपोर्ट रहा है। हर वक्त मेरे साथ रही है टीम। सो 1 मिनट का टाइमर सेट हुआ, अब देखा उसमें आए 250, 250। सो अब 250 वो 1 मिनट को बार बार करना है हमने कि 1 मिनट में कितने आ पा रहे हैं, कितने आ पा रहे हैं। एंड द थर्ड ट्रेनिंग इज बेसिक ट्रेनिंग कि 1 मिनट में 292 हिट करना ही करना है। सो ये 3 प्रोसीजर में रहता है। अभी 1 महीना पहला प्रोसीजर चला, फिर दूसरा चला, एंड फिर तीसरे वाले को जब हम सेट कर लेते हैं, एंड वो भी बाय मार्जिन, बाय ह्यूज मार्जिन, कि एटलीस्ट 300 आ रहे हो। अभी हमारे 292 का टारगेट था तो 305 ऑन द प्रैक्टिस आ रहे थे जब मैंने ये डिसाइड करा कि यस डू इट। प्रोसीजर रहता है पर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, एंड जब रिकॉर्ड चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से जो है, अभी बैकवर्ड लंचेस का था तो लेग स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो उस हिसाब से स्क्वाट्स को ऐड करा, डेडलिफ्ट को ऐड करा, जिमिंग का एक सेशन बनाया, बिकॉज इसमें इतनी कार्डियो है सर
अगर आप इसे विदाउट जिमिंग करोगे तो मसल लॉस हो जाएगा आपका, True, यू true. विल गेट। Yeah. और उसके बाद हमने इसको चैनलाइज करा और लकीली भारत के नाम 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। Sure. So it's all a progression, right? I mean progression. मतलब आपने पहले जो है अपना टाइम सेट नहीं किया, आपको 290 तो मतलब हिट करना था विदाउट एनी टाइम सेटिंग। उसके बाद आपने टाइमर सेट किया। सो बेसिकली यू प्रोग्रेस एवरी स्टेज, राइट? फॉर प्रोग्रेशन। और मैं ऐसे सोच रहा हूँ, जैसे कि आपने बोला मेंटल कंडीशन, इट्स ऑल अबाउट माइंड का भी बहुत ये रहता है ना, बिकॉज द मोर यू थिंक अबाउट इट, ओवर थिंक अबाउट इट, मतलब आपको ज्यादा नुकसान होने वाला है, करेक्ट? मतलब आपको सिर्फ करना है। जैसे कि शूटिंग में क्या होता है, आप ज्यादा टाइम रुकेंगे टारगेट के लिए, ज्यादा सोचेंगे तो फिर मिस करने का ज्यादा चांसेस है, करेक्ट? इस चीज ने ये जो है कामनेस सिखाई है कि आपने ना आपने ओवर करना। मैंने पर डे सिंग करा और लोगों को, सर आज मैं बताना चाहता हूँ आपके शो पे, I got 8 time disqualified before getting my first world record. So I was training last 2 years. Now people are seeing, which is very good. But I was training from last 2 years and got 8 time disqualified. And after that, I got last my attempt. This was my last attempt. I'll tell you honestly, because ninth I got 9 application on the channel, Guinness World Record channel, and decided to break that and got disqualified by 8. And after that, I decided कि भाई ये नहीं हुआ, सो अभी मैं फिर ब्रेक लूंगा, मैं अपना जो चैंपियनशिप वगैरह खेलूंगा, बिकॉज वो भी नहीं खेल पा रहा हूँ 1.5-2 साल से, और बड़ी दुविधा में हूँ। बट फिर मैंने डिसाइड करा कि ये जो लास्ट रिकॉर्ड है इसमें मैं पर डे का सोचूंगा बस। और रिकॉर्ड ना डिस्क्वालीफाई होने के ऐसे रीजंस है बिकॉज उनकी गाइडलाइंस इतनी स्ट्रॉन्ग है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सर, बिकॉज एक लोता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है रिकॉर्ड के मामले में। देयर आर मैनी वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो उसी को देख के बने हैं एंड उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है। सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन से सर्टिफिकेट आता है और 1 रुपया भी आपसे नहीं लेता है अगर आप में दम है उसको दिखाने का। इस हिसाब से आप मानोगे नहीं, एक बार मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ बिकॉज जो हमारा सर्कल था, जो भी हमारे इवेंट वाले थे, उनमें से एक बंदे ने मास्क नहीं पहना था, मास्क पहना था बट डाउन था लाइक दिस। तो उस टाइम एंड गाइडलाइंस का पालन करना था, तो सिर्फ अटेम्प्ट वाला ही मास्क डाउन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता था, और उसके डाउन की वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया और 3 मंथ का वेट फिर। सो इतना मेंटल कहते हैं प्रेशर आ गया था। फिर मैंने डिसाइड करा कि नथिंग टू लूज है, अगर रिकॉर्ड नहीं आया तो कोई नहीं जानेगा, अगर आ गया तो थोड़ा बहुत जान जाएगी। सो ये प्रेशर जब मैंने हैंडल करा एंड देन 9th, आई डोंट नो कैसे हुआ बट 9th वर्ल्ड रिकॉर्ड आया एंड उसके बाद फिर सारी चीजें हुई। Wow, great. Now tell me something about Tang Soo Do, because Tang Soo Do is a martial art which is based on Korean karate, right? But again, it has also got Chinese elements to it. So obviously, you know, अब थोड़ा और बताएंगे Tang Soo Do के बारे में? अंडर स्पोर्ट नो डाउट, ये एक अंडररेटेड है बिकॉज मार्शल आर्ट्स सर टू बी ऑनेस्ट इन इंडिया इज अंडररेटेड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, यू नो, वी डोंट हैव टू फाइट विद दिस फैक्ट कि हाँ नहीं ये आप गलत बोल रहे हो, सही बात है। और इतने स्पोर्ट्स हैं कि हर किसी में नहीं आ सकती लाइमलाइट। जैसे कि आप देखिए एमएमए को लीजिए, एमएमए इज अ ब्रूचुअल गेम, वो हर किसी के बस का नहीं है, इवन माई सेल्फ, हम सिर्फ को, एंड वो हर किसी के बस का नहीं है खेलना। बट आप देखिए बाहर यूएफसी है, यूएफसी के प्लेयर को इंडिया वाले जानते होंगे, सो ये उनकी ब्रांडिंग है गेम के लिए। बट इंडिया के प्लेयर अगर मैं 4 भी नाम लूंगा तो आप, मैं, जो भी ऑडियंस भी है, हम भी इतना ध्यान से नहीं जान पाएंगे। सो ये इंडिया में रहा ही है स्टार्टिंग से। एंड थैंक्स यूएफसी का बड़ा फैन हूँ। यूएफसी काफी फॉलो करता हूँ, एवरी संडे 5 बजे उठ के देखना ही यूएफसी कुछ भी हो जाए। किया है सबको ना कि हाँ गेम में पैसा इन्वॉल्व करा है, फाइटर्स निकले एंड देन मिला है, वो इंडिया में नहीं हो रहा। मार्शल आर्ट के केस में तो हो ही नहीं रहा है, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग समझते हैं मार्शल आर्ट एक ही है, वो नहीं समझते मार्शल आर्ट इज फॉर्म। लोग कहते हैं मार्शल आर्ट करते हो, अच्छा एमएमए करते हो, नहीं, मार्शल आर्ट ताइक्वांडो भी है, मार्शल आर्ट कराटे भी है, मार्शल आर्ट एमएमए भी है। सो मार्शल आर्ट इज लाइक फूड, वो खाना है। अब शाही पनीर कराटे हो गया, भिंडी ताइक्वांडो हो गया, सो ऐसे करके कुछ भी खाओ, वो तो खाना ही है। सो मार्शल आर्ट में तांग सू डो, और कहते हैं कि ताइक्वांडो से कॉपी है या ऐसा करके वो एक साउंड देता है,
तो इसमें काफी सारे इश्यूज थे, बट मैंने क्यों करा सर, बीइंग ऑनेस्ट मैं बताऊं, हमारा इंडिया स्पेशली हम इमोशंस पे चलते हैं, हमें प्रोटीन से ज्यादा माँ का प्यार मिला होता है, तो हम उसके हिसाब कि मेरे जो ब्रदर है, मेरे कोच है, उनके एक टीचर है मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़, जो कि तांगफुडो चलाते हैं। हम पहले ताइक्वांडो में थे, एंड फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस मास्टर देवेंद्र दत्त गौड़ डिसाइडेड टू शिफ्ट ऑन टुवर्ड्स तांगफुडो, एंड ही गो टू एट दैट टाइम आई थिंक इन 2011 वो गए अमेरिका, एंड उन्होंने वहां से वो गेम लेकर आए तांगफुडो, एंड जो भी उनका एक रिटर्न चीजें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि पुनीत इज माय ब्रदर नेम, सो उन्होंने कहा कि पुनीत नाउ हम तांगफुडो करेंगे एंड एवरीवन लिसन टू देयर टीचर। हमारे टीचर सर हमें कहेंगे अगर हाथ नीचे पैर ऊपर, तो हमारा पहले यस निकलेगा, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि करना कैसे है। सो ये एक इमोशन रहता है, क्योंकि हम टीचर को गुरु मानते हैं, और गुरु की परिभाषा ही अलग है। अब तो बहुत मॉडर्न डे कोच हो गए हैं एंड हर चीज स्पेसिफाइड हो गई है, बट टीचर मीन्स मेरे लिए तो गुरु। हमारे टीचर ने हमें कहा, और हमारे टीचर ने कहा, हमने डिसाइड करा कि हम शिफ्ट हो जाएंगे तांगफुडो में। पहले डिफिकल्टीज आई, बट आफ्टर दैट थिंग्स नाउ स्लोली बिकम चेंज। तांगफुडो में मैं पहला बना हूँ जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। अब तक कोई भी नहीं था जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। जब मैं ये डिफिकल्टी ले रहा था, तो ये भी प्रेशर था माइंड में कि क्या पता अभी तक नहीं हुआ तो अब कैसे। तो माइंड में हर चीज आती है, बट करा, और उसके बाद अब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी तांगफुडो को पढ़ रहे हैं। उसमें थोड़ा इनपुट है, तो ये चीज सालों साल से thousands of years it has been evolving, right? अभी stand up game में जैसे कि कराटे है, ताइक्वांडो है, कुंग-फू है, मुआ थाई है, then किक बॉक्सिंग है, then ग्रैपलिंग में आपका ब्राजीलियन जिu-जित्सु, जूडो, सैम्बो भी है, so it's such a vast area, right? अभी जैसे कि ग्रैंड मास्टर्स भी है हम लोगों का, मास्टर्स जो है, but do you really think it's possible, humanly possible for somebody to really master the entire learning? मतलब ये possible है, मतलब because even if you see even in karate for taekwondo और जो भी है kung fu, उसमें भी वेरिएशन बहुत सारे चल रहे हैं, मतलब it's an unending learning, right? तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब कितना भी मास्टर हो, can somebody really master martial arts like that? To be honest, I don't think so, because I think कि इसकी एक पर्टिकुलर टाइप है। अगर आपके ऊपर है, ये डिपेंड कि आपके लिए क्या है, मैक्सिमम क्या है आपके लिए। आपका एक बार सेट है, फॉर एग्जांपल मेरे लिए, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक बार सेट है। मैंने 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, दैट मीन्स आई एम मास्टर। एक अपने मेंटेलिटी में सेट है। बट आप अगर ये कहें कि सारी गेम में मैं सुपर हीरो बन जाऊं, something like that, which is not humanly possible to be honest, because आप फर्स्टली एक तो मुझे लगता है कि महाभारत के टाइम से जो इतने बड़े योद्धा थे, वो भी एंड में ये सोच के मरे हैं कि यार अभी मेरे में ये कमी थी। जब उनमें कमी रह सकती है, हम तो मार्शल आर्ट क्या कोई भी स्पोर्ट में, मीन्स सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हुए हैं, विराट कोहली भी। वो तो भगवान की तरह पूजे जाते हैं इस देश में, स्टिल वो 0 पे आउट हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरा कवर ड्राइव ठीक नहीं है या मेरा पुल शॉट ठीक नहीं है। अगर वो सोचते हैं तो हमें भी सोचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ह्यूमनली ये पॉसिबल है कि आप पूरा उसको एंटायरली कवर कर लें। हाँ, आप अपना कंपटीशन डेड कर सकते हैं, डेड इन द सेंस कि आप बिल्कुल वन मैन शो हो सकते हैं कि हाँ, फॉर एग्जांपल कराटे मींस चिन्मय शर्मा, तो चिन्मय शर्मा को जो जान रहा है वो कराटे को जान रहा है, ऐसा चीज पॉसिबल है। बट आप बेस्टेस्ट बन जाए और पूरी फॉर्म को कहते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल इन माय ओपिनियन। ट्रू, या नो, बिकॉज वही मतलब मार्शल आर्ट्स मतलब एक ऐसा एक मतलब आर्ट है जिसमें मतलब इट्स सो वास्ट, आई मीन देयर इज नो एंड टू लर्निंग, राइट? दैट्स व्हाई, या। अब जैसे कि डोंट यू थिंक दैट, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, ओके, आई मीन आप वैसे मत सोचिए। नाउ लाइक आई सेड, जैसे कि मार्शल आर्ट it is based out of Asian ethos, right? Discipline, focus, self defense, इसके ऊपर पूरा मार्शल आर्ट्स को मतलब बनाया गया है या मतलब प्रेजेंट किया गया है सबके सामने, and these are all Asian ethos, so to say, originally. But don't you think the West has commercialized martial arts? For example, मैं UFC जो देखता हूँ, अब UFC में देखो, आप केज के अंदर कुछ भी करिए आप, लेकिन केज के बाहर कॉन्फ्रेंस में मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या वे इन जब करते हैं, माँ बहन की गाली गलौज
उसके बाद trash talk, then coming to blows, that is outside the cage, which martial art does not teach you, right? So do you think that it has been commercialized? Of course, having said so, I still am a big follower of UFC. Just trying to understand from the typical authentic original martial arts point of view. Sir, I think it's a money making process. I don't think it's necessary, to be honest, because I saw some of the UFC fight. I don't know their name as well, but they are very calm and they don't do this kind of thing which are Conor McGregor is doing or something other. Yeah. But Conor is doing that thing. We know his name. So मैं उसको नाम इसलिए जान रहा हूँ. He is today the richest athlete in the whole world. Not only UFC, overall. I'm talking not only MMA, overall. That richest athlete is a martial artist. So ये काफी अच्छी बात है, बट मेरे को नहीं लगता ये नेसेसरी है, और स्पेशली हमारे फील्ड में नहीं है. एमएमए में बेसिकली ये कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ इंडिया में कुछ अलग होना चाहिए. जैसे कि बाहर का ओरिजिन है, अभी इसको पकड़ के हम भी करते हैं, इंडियन वाले दो बैठ जाते हैं, और वो आप काफी ना आप देखेंगे कि जैसे WWE एक ही है. अभी यहाँ पे जो इंडिया वाला है आप समझ जाएंगे, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट क्यों हम उसे कॉपी कर रहे हैं? क्यों नहीं हम कुछ अपना ही एक अलग वे में बना रहे हैं? तो यूएफसी का जो ये फर्स्ट है, ऑफ कोर्स केज में फाइट तो टेक्निक के हिसाब से होगी, टेक्निक सबके लिए सिमिलर होती है, बट जो ये बाहर की ट्रैश टॉक है आपने बोला, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं लगते. इसके अलावा हमें कुछ अलग करना चाहिए. आई थिंक कि हाँ, क्योंकि एमएमए सर जितना मुझे लगता है एमएमए और बॉडी बिल्डिंग हमें तो फिर भी कुछ मिल जाता है, एमएमए और बॉडी बिल्डिंग में सर जितना वो डिजर्व करते हैं उन्हें नहीं मिलता है. आई मीन कोई कैसे आपको पंच वंच मार के फोड़ देता है और आपका नाम फिर भी लोग नहीं जानते. कॉर्नर को देख के खुश हो रहे हैं. अरे इंडिया में हम बिलियन में है सर, बिलियन में. ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बंदा मुझे ये कहे कि अब में टैलेंट नहीं है. ऐसा हो नहीं हो सकता. टैलेंट है बट डायरेक्शन ही नहीं है. क्योंकि मार्शल आर्ट को आप मानो ना मानो, मेरे को लगता है, मुझे भी याद है ये, मतलब मेरे को इतने साल नहीं हुए, बट मेरे 10 साल के करियर में मुझे याद है ये कि लोग रिश्तेदार स्पेशली ये कहते थे, अरे ये तो गुंडागर्दी है. मतलब वो फाइट को गुंडागर्दी समझ रहे हैं. सो ये नॉलेज अब तो बढ़ गई है लोगों में. और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी सेम ही था कि क्या कर रहे हो, बॉडी बना रहे हो. तो दोनों चीजें बहुत ना सिमिलरली चलती हैं हमारे देश में. और कुछ लोग सही में अच्छे बने हैं जिन्होंने ये प्रूफ करा है, चाहे वो मैं कहता हूँ अक्षय कुमार हो. अभी लोग कहते हैं अक्षय कुमार तो फाइटर नहीं है, तो क्या दिक्कत है? वो मार्शल आर्ट को तो प्रमोट कर रहे हैं. लोग कहते हैं टाइगर श्रॉफ फाइटर नहीं है, जिम्नास्टिक है. सही बात है, टाइगर श्रॉफ फाइट नहीं कर सकता है एमएमए में, एक राउंड भी नहीं टिक सकता है, फैक्ट है. बट उन्हें करना ही नहीं है फाइट, उनका काम अलग है, उन्हें दिखाना है. फिक्शनल वर्ल्ड है वो, तो उसमें वो दिखाते हैं, तो मार्शल आर्ट तो प्रमोट हो रहा है, हमें क्या दिक्कत है? तो लोग बड़े जलने के उससे कहते हैं. विद्युत इतना हमारे एम्बेसडर है इंडिया के मार्शल आर्ट का, जो एम्बेसडर है आई थिंक विद्युत है. तो इतना अच्छा लगता है ये चीजें, पर मुझे नहीं लगता कि ये चीजें नेसेसरी है यूएफसी की तरह इंडिया में भी करना, क्योंकि मैं पर्सनली देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, वो चीप सा लगता है, तो मुझे पसंद नहीं आता यहाँ का. True. But having said so, I think India is still evolving as a MMA country, because अब देखो one championship में अर्जुन सिंह भुल्लार, he is the undisputed heavyweight champion now. ऋतु फोगाट, वो तो एक मैच के लिए वर्ल्ड चैंपियन बन नहीं पाई वो. उसके बाद आप गामा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ उसमें 11 मेडल मिला अपने को. एक गोल्ड मेडल भी था, वो जो मणिपुरी जो लड़की है. That's the first time that we won the gold medal in Gama. That's a big, even though it's it's not at the level of one championship, but जो है, it's the next line of fighters. So I think the only thing that we are still, I mean, we are definitely on the right path now. अभी तो बहुत चेंज हो गया है. पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत चेंजेस हो गए हैं. एसएफएल आया है, एसएफएल इज आल्सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू फाइटर्स. आई एम नॉट सेइंग कि आप, अब लोग भी कंपेयर करते हैं क्रिकेट से. देयर इज नो पॉइंट टू कंपेयर विद क्रिकेट. क्रिकेट का एक मैच इतना कमा जाता है, एक प्लेयर कमा जाता है, वो कोई लेना देना नहीं है. हाँ, आप हार्डवर्क को कंपेयर कर सकते हैं बेशक, क्योंकि मुझे लगता है अभी आप बॉल से आउट हो गए तो आप चले जाएंगे घर, अगली बार खेलने आ जाएंगे. बट आप नॉकआउट हो गए तो शायद मुश्किल है कि आप अगली बार खेलोगे. और मुझे अब ये बहुत अच्छा हो रहा है वन चैंपियनशिप स्पेशली.
वन चैंपियनशिप के जो भी ओनर है वो भी मैं जानता हूँ उन्हें, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि वो आने वाले टाइम में सबसे बड़ी मार्शल आर्ट इवेंट तो वही बनेगा, वन चैंपियनशिप, और भी बड़ा। ट्रू ट्रू ट्रू, बिकॉज जो आपका वहाँ पे जो थाईलैंड और मतलब वहाँ पे मतलब मार्शल आर्ट्स इज रियली एट अ वेरी डिफरेंट लेवल ना। आपका जो एक जो जिम का ये है ना, टाइगर टाइगर क्या बोलते हैं, मुआ थाई टाइगर ऐसा कुछ है वहाँ पे जो मतलब they see martial arts in at a totally different it's like a what is it, the respect towards martial art जो है वहाँ पे it's totally different on different level. अच्छा अभी sorry. तो वन थिंग जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है बोलने का, मैं ये कहते कि अरे इसमें पैसा जोड़ रहे हैं, दे नो, बाहर के लोगों को वो जानते हैं कि एक स्पोर्ट में से ब्रांडिंग कैसे करी जाएगी, दे नो। सर फाइटर हर जगह है, ऐसा नहीं हो सकता कि फाइटर नहीं है इंडिया में, बट वो जानते हैं कि इसको ब्रांडिंग कैसे करनी है, कॉर्नर मैग्रेगर को ब्रांडिंग कैसे करनी है, इसकी इमेज सेटअप क्या है, उसका प्रोसीजर है, पूरा उसका प्लान है। सेम गोज विद वन चैंपियनशिप, आपने बताया थाईलैंड में मुआई थाई होगी, और ये बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं और इनको बहुत आगे रखा जाता है, बिकॉज यहाँ पे ऑफकोर्स क्रिकेट इज नॉट स्पोर्ट, इट्स रिलीजन, तो क्रिकेट बहुत आगे है। बट ऑन दी अदर हैंड अब देखिए, आप वन चैंपियनशिप में ब्रांडिंग दी, पैसा दिया, तो एथलीट भी निकल गया है, रितु फोगाट है, अगर उन्हें पैसा ना मिले तो वो नहीं खेल सकते सर, क्यों खेलेंगे वो, देयर इज नो पॉइंट की खेलने का। अभी पैसा मिलता है, एक ब्रांडिंग होती है, स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, डील्स आती हैं, तो ये बहुत चीज जरूरी है। मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ, बट बेसिक नीड क्या है कि आपकी एक डेली लाइफस्टाइल चलनी चाहिए, उसके लिए क्या है, अकेडमीज है, मैं क्लास लेता हूँ। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि हमने ये बनाया अभी, अब हम बैठेंगे और स्पॉन्सरशिप आएगी, ऐसा नहीं होता। मैं भी स्पॉन्सर्ड हूँ, बट ऑन दी अदर हैंड मैं क्लासेस भी लेता हूँ, बिकॉज मेरा बेसिक जो सेटअप है वो क्लासेस का है। हर किसी को अपना बेसिक सेटअप नहीं भूलना चाहिए कभी भी लाइफ में, क्योंकि आजकल बहुत ना सोशल मीडिया फेम आ गया है, लोगों को लगता है कि ये सब कुछ, ऐसा नहीं होता। मेजर कर्नल आर्मी के ऑफिसर्स, इतनी रिस्पेक्ट होती है, सोशल मीडिया पे 50 फॉलोअर होते हैं उनके, पर रियल में कॉलोनी में जब वो निकलते हैं तो वो रिस्पेक्ट आती है, ह्यूज रिस्पेक्ट। तो लोगों को वो चीज का ध्यान रखना चाहिए, बजाय इसके कि सोशल मीडिया ही बन जाए। आपको डेली लाइफस्टाइल जरूर चलानी चाहिए, और ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, जो कि अब इंडिया में होने लगी है। एग्जाम्पल वन चैंपियनशिप स्टिल बहुत मिसिंग है अभी भी। ताइक्वांडो भी ओलंपिक में है, लोग कहते हैं ओलंपिक गेम है, ओलंपिक खेला कौन है ओलंपिक? अभी एक लड़की पैरा ओलंपिक खेली थी, उसके पीछे 10 कोच पड़ गए थे कि ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो कह रहे मैंने सिखाया था, कब सिखाया था जी, वो 4 साल की थी। तो ये कोई यूजलेस चीजें हैं ये, और ऐसी इसी पॉलिटिक्स की वजह से वो लड़की वहां फाइट हार गई। पहला बंदा अब खेला है ताइक्वांडो, इतने साल से ओलंपिक गेम है, इंडिया क्वालिफाई नहीं करता है, और कोई सवाल भी नहीं कर रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, कहाँ है प्लेयर। तो और हमारी गेम लीजिए, हमारी गेम ओलंपिक में है ही नहीं, तो वो और कहते हैं बिल्कुल। बट ताइक्वांडो भी तो हमारी तरह सिमिलर हुआ, क्योंकि ओलंपिक जा तो कोई रहा ही नहीं है, बस सरकारी नौकरी पा रहे हैं नेशनल के सर्टिफिकेट लेके, लोगों का एम ही ये सेटअप है। तो ब्रांडिंग जब तक सर इन्वॉल्व नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कोई भी स्पोर्ट्स, मैं मार्शल आर्ट नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी स्पोर्ट्स हमारे में इवॉल्व होगा जब तक ब्रांडिंग और पैसा उसमें ना होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं शेयर करना चाहता था। Absolutely, of course, yeah, वो तो है ही। अभी when you were actually I think when you were about to play your nationals you had a big injury, right? It was a career threatening injury, correct? So वो इंजरी से आप उभर के कैसे आए? बिकॉज जैसे कि आपको स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, एंड दैट टू आई मीन स्पाइन प्रॉब्लम होने के बाद बैकवर्ड लंजेस करना, आई मीन हाउ इज इट यू एक्चुअली केम आउट ऑफ द होल थिंग? आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स, लॉट ऑफ आई मीन उस वो टाइम पे आपका क्या दिमाग में क्या चल रहा था, यू नो? एक्चुअली उस टाइम जब मेरे को इंजरी हुई थी, आई थिंक 2017 की बात है, एंड उस टाइम मैं 4 टाइम एसजीएफआई गोल्ड मेडलिस्ट था स्कूल नेशनल गेम्स, और एक तरह से आप मान लीजिए स्कूल वालों के लिए ओलंपिक टाइप ही होता है वो, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, एंड सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। सो वो स्कूल वालों के लिए ओलंपिक टाइप ही होता है। तो मैं 4 बार लगातार गोल्ड मेडलिस्ट था, एंड मैं 12th क्लास में था उस टाइम, तो मेरा लास्ट ईयर था वो एसजीएफआई खेलने का, एंड पढ़ाई से फिर मैं पास आउट हो जाता, सो मुझे खेलना ही खेलना था। एंड उससे पहले आई डोंट नो कैसे, बट वो ना आज मैं सोचता हूँ तो वो चीज ने मुझे बहुत पुश दिया है, क्योंकि उस टाइम भी वो चीज वायरल हुई थी। तरुण गिल करके एक फिटनेस यूट्यूबर, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने शो में, एंड इंटरव्यू लिया था, उसके बाद मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे, एंड लोगों को काफी पसंद आया था वो इंटरव्यू। सो वो चीज हुई,
सर इंजरी जो थी वो मैं आपको बताऊं कि इंजरी में सबसे ज्यादा जो टूटता है इंसान वो यहाँ से टूटता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से टूट जाता है, बिकॉज उस टाइम लगता है करियर डेड। और हर एथलीट, अभी अगर कोई भी एथलीट देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर एथलीट के साथ होता है और उस टाइम उसे लगता है कि बस ये मेरा जो फेस था यहीं तक था। मेरे साथ भी था, मेरी स्पाइनल में प्रॉब्लम थी, L4 L5 डिसलोकेटेड, एंड उसने मसल में गैप इतना बना दिया था कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम माश सॉरी सॉरी तो डॉक्टर ने बताया था कि अगर तुम मार्शल आर्ट तो छोड़ो, अगर तुम भागोगे भी, बिकॉज मसल में वो गैप है, वहां पे वो जगह खाली हो चुकी है, एंड तो वो वापस से अभी डिसलोकेट ठीक करेंगे हम पेन किलर एंड बेल्ट वगैरह देके, तो वो वापस नहीं जनरेट हो जाएगी, बिकॉज वो वहाँ खाली जगह है, तो आप भागने से भी वो हो सकती है। तो मार्शल आर्ट तो किक उठाना और इतना ऊपर लात वात मारना वो तो बेकार काम है, वो तो नहीं कर सकते अब कभी भी लाइफ में। सो उन्होंने कहा कि अभी आपकी अच्छी बात ये है कि आप ग्रोइंग एज में हो, 17 18 19 20, इसमें मैच्योर होता है। सो क्या हो सकता है, मसल जो फिल होती है 4 साल में, वो ऑटोमेटिकली आपकी 2 साल में या 2.5 साल में हो सकती है। पर उसकी नई मसल भी, जैसे कि हमारी नई खाल आती है तो सॉफ्ट रहती है, तो नई मसल भी आएगी तो वो सॉफ्ट रहेगी, तो वहां से वो फिर टीयर हो सकती है, वहां उस साइड को वो वापस निकल सकती है, डिसलोकेट हो सकती है। तो उन्होंने ओवरऑल यही था कि मैं कभी मार्शल आर्ट नहीं कर पाऊंगा, देयर इज नो पॉइंट कि मैं कर पाऊँ मार्शल आर्ट। एंड उसके बाद सर मेरे से नहीं बैठा गया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं ठीक हो गया था। पेन किलर्स खाई, अभी दर्द पता नहीं लग रहा है क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं, दर्द नहीं पता लग रहा, तो मन में यही आ रहा था कि एक रिस्क लेना है। सो मैं डॉक्टर के पास गया था, मुझे आज भी याद है, एंड उन्हें मैंने बोला था कि सर कितने परसेंट चांसेस हैं ठीक, मैं पूछ ही नहीं रहा था कि खराब कितना है या अभी कितना टूटा हुआ हूँ मैं। मैंने कहा मुझे आप ये बताओ कितने परसेंट चांसेस है। कहते 25% चांस है कि आप निकल जाओ इस चीज में से, और रिमेनिंग ये चांस है कि आप वापस से लेट जाओगे, और अगर ये 2 या 3 बार वापस हो जाता है इतनी कम उम्र में, सो देर इज वन ऑप्शन विच इज ऑपरेशन। एंड काफी लोग ये समझ पाएंगे कि स्पाइनल ऑपरेशन इज वन ऑफ द रिस्कीएस्ट ऑपरेशन एवर, बिकॉज उसमें आप अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, ऑफ कोर्स डॉक्टर भी भगवान नहीं है, थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है सो आप पैरालाइज हो जाता है, आपका जो पैर है वो नहीं चलेंगे, और मेरा काम पैर का ही है। तो इतना मतलब दिमाग में ऐसा था कि यार ये पैर के साथ ही क्यों हो रहा है, अपन आंख वाँख थोड़ी फूट फूट जाती तो मैं खेल लेता, ये पैर ही जा रहा है। सो उस टाइम मेरा ऐसा हो गया था कि फिर भी मैंने रिस्क लिया सर, एंड बिकॉज मुझे SGFI खेलना था, लास्ट ईयर था मेरा, एंड उसमें मैं SGFI खेला, गोल्ड मेडल आया, 5th कंसिस्टेंट टाइप आया, मेरे स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं था जिसका आया हो लगातार। तो उसके बाद मैं खेल गया और लकीली अब तक तो नहीं हुआ, बट लोगों को लगता है कि अब बिल्कुल छूमंतर है, ऐसा नहीं है। अगर आप माने तो मेरी बॉडी में वीकेस्ट पार्ट अभी भी बैक है, कभी भी इशू आ जाते हैं। जैसे कि मेरा एक जो बैकवर्ड लंचेस का था आपने बोला, उसमें 10 दिन पहले मुझे ये हो गया, बैक पेन हो गया, तो बेल्ट लगाई, मैंने पेन किलर खाई और मैंने परफॉर्मेंस दी उस टाइम, और सारे लोग कह रहे थे कि क्या बेवकूफी कर रहे हैं पेन किलर खा के परफॉर्मेंस, बट मैंने परफॉर्मेंस दी, और आप मानोगे नहीं, परफॉर्मेंस के बाद अगले 5 दिन मैं उठा ही नहीं हूँ बेड पे से, सिर्फ वॉशरूम के लिए उठाऊं और किसी चीज के लिए भी नहीं उठाऊं, खाना भी लेटे लेटे खाया है मैंने। तो 5 दिन मेरे ऐसे हो गए थे कि डेड हो गई थी कमर बिल्कुल, एंड हमारे एक ही डॉक्टर है, हम उन्हें ये दिखाते हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, तो वापस से उन्हें दिखाना पड़ा। अब वो भी समझ चुके हैं कि ये मानेगा नहीं, तो वो ये बोलते ही नहीं है कि ये छोड़ दो या वो कर दो, तो ये कहते हैं कि भाई अभी 10 दिन रुक जाइयो। तो मैं कहा ठीक है सर, तो 10 दिन बाद आ जाइयो। तो ऐसे करके चल रहा है। बाप रे। मतलब वही मतलब बोलते हैं ना कि व्हेन यू आर डाउन एंड व्हेन यू एक्चुअली कम आउट ऑफ दैट, तभी आप मतलब वो जो चीज रहता है ना, एक बार वहां से बाहर निकल के आते हो तो मतलब उससे ज्यादा मतलब खुशी किसी में भी नहीं है ना। अपनी कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा, पर अपने दिल में हमेशा मरते दम तक याद रहेगा कि जब सब बोल रहे थे कि ओवर, तब एक चांस लिया और वो काम आ गया। तो टेल मी, आप जब स्कूल में थे, कॉलेजेस में, कॉलेज स्कूल कॉलेज में थे, अभी भी हो मतलब, तो अटेंडेंस का ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम रहता है, और एक तो मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बाद इतना फिजिकल थकान होता है, उसके बाद ऑफ कोर्स मेंटली आल्सो यू आर टोटली ड्रेन्ड आउट। सो हाउ इज दैट योर
education institute supported you, and also how have been your parents supported you all throughout this journey? क्योंकि वो तो बहुत वेरी पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि बचपन से हम लोग को ये सिखाया जाता है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नहीं तो खलास। मेरे पेरेंट्स अनोखे थे जिन्होंने कहा कि मार्शल आर्टिस्ट बनो, बिकॉज उनको दिख गया था कि ये तो ऐसे तो ये लड़ाई लड़ाई में घुस जाएगा। बट हाँ, ये आपकी बात सही है कि सपोर्ट रहता है सर। ये तो कॉमन बात है कि मैं कहूँ पेरेंट्स का सपोर्ट है, ऑब्वियसली सबको पता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट है, एंड ऑन अ डिफरेंट लेवल रहता है वो, क्योंकि एंड स्पेशली माय मॉम, मुझे नहीं लगता कि मेरी मॉम से ज्यादा मुझे कोई संभाल सकता है। द वे शी कैरिड मी is the result why I am here or why I achieved something for country or for everyone. So sir, of course parents का बहुत usually support रहता था हर टाइम पे, पापा का भी स्पेशली। अभी जो मेरा गांव है काफी छोटा गांव है, यूपी के अंदर आता है, खेड़ी करके, एंड काफी छोटा गांव है। सो उधर जब मेरे रिकॉर्ड का पता लगा पाकिस्तान का, सो गांव की सर ऑनेस्टी बड़ी है गांव में ना। अभी जब पता लगा उन्हें तो 5-6 लोग आ गए मेरे घर अगले ही दिन, ऐसे ही मिलने, अपना काम वाम छोड़ के। सो बहुत, क्योंकि शहर में हम रहते हैं, यहाँ सारे बिजी हैं। अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, दैट्स इट। कोई आ जाएगा गांव से उठ के अपने गुड़ लेकर एंड देने, अरे शर्मा जी का बेटा, और ये। सो वो चीज अलग ही इम्पैक्ट करती है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो। हाँ, कभी कभी अनोइंग होता है, बट वो उसी का बेनिफिट है वो, कि आ जाएंगे लोग और बिना कोई नोटिस ना ये कुछ बताया नहीं, फोन पे आ जाएंगे, सीधा ट्रेन से पकड़ेंगे आ जाएंगे। और बहुत वहां पे मेरे पापा को सम्मान मिलता है। अभी आम आदमी पार्टी में थे मेरे पापा बहुत पहले, बट उधर से निकल गए, स्टिल आज आम आदमी पार्टी से मिलते हैं, ऑफिस में बैठते हैं। और बिकॉज मैंने करी है अचीवमेंट, एंड आप जानते हो दिल्ली में किस चीज की सरकार है, सो वो भी अप्रिशिएट करने वाले हैं या कर सकते हैं। सो उन्होंने बुलाया था मीटिंग वगैरह के लिए, विच इज अनदर स्टोरी। बट पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, एंड मैं खुश हूँ कि मैं उन्हें ना प्राउड फील कर पाया हूँ। क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू आया था, आई स्टिल रिमेम्बर कि पापा कॉल करके कहते हैं, अरे मेरा बेटा आ रहा है टीवी पे, देखना जरूर। तो ये बातें मेरे लिए सर हर पैसे से बड़ी है। लोग कहते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अच्छा अगर तुम्हें कल को, बिकॉज तुम बनाए जा रहे हो तो लोगों का एक्साइटमेंट लेवल ड्रॉप होगा, तो तुम कल को क्या करोगे। तो मैं कहता हूँ मैं अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए मैं लाइफ टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता रहूंगा, अगर मुझे एक पैसा भी उससे ना मिले या कोई। अभी तो मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला है, पर मैं अपने, अगर मुझे ये सब भी ना मिलता, इंडिया टुडे में आर्टिकल ना आता, नंबर 1 तांगफुडो प्लेयर का टैग ना मिलता, तो भी मैं अपने पेरेंट्स के लिए रिकॉर्ड बनाता, बिकॉज वो काफी खुश हो रहे थे कि अभी मेरी मम्मी ने एक डायलॉग मारा था कि अब दुनिया के सारे मार्शल आर्टिस्ट कोशिश करेंगे कि मेरे बेटे का रिकॉर्ड तोड़ पाए। तो ये डायलॉग आप समझ सकते हैं कि कहाँ से निकला और क्या बना, पता नहीं, बट वो एक अंदर डिफरेंट हिट करता है। सो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। कॉलेज सर मैंने करा नहीं है, मैं 12th पास आउट हूँ, एंड उसके बाद मैंने ओपन से कर रहा हूँ, सो कॉलेज का एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं है। स्कूल लाइफ, हेलो सर, एक्चुअली लाइट चली गई थी बीच में ना, एकदम लाइट ऑफ हो गई थी एंड ऑन हो गई। तो एकदम मैंने कहा ये क्या हो गया। ठीक है सर, म्यूट, कैरी ऑन करें। या करिए। तो सर स्कूल का मैं बताऊं, पॉलिटिकल नेचर रहता है, और हम खिलाड़ी लोग हैं तो हमें पॉलिटिक्स फेस करना ही करना है। देयर इज नो पॉइंट कि हम पॉलिटिक्स से बच जाएं, क्योंकि ये इंडिया में है ही है। और अगर आप क्रिकेट भी कर रहे हो तो भी पॉलिटिक्स मिलेगा, और आप और सब कर रहे हो तो और ज्यादा खराब पॉलिटिक्स मिलेगा। तो स्कूल का पॉलिटिक्स टाइप रहा। अभी रिकॉर्ड आया है तो मैं एज अ गेस्ट गया था वहां पे स्कूल में, अपने स्कूल में, और मैं पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, एक नॉर्मल एवरेज जो होता है, पास हो जाता था, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल खराब। बट वही एक ताने मिलते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, एक मैम है मीना गुप्ता करके,
बिजनेस स्टडीज की मैम है, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्हें अच्छा ही लगेगा, ये देख के कि उन्होंने मुझे बोला था कि आपके बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तो तेरे मेडल बेचने की नौबत आ जाएगी इस देश में स्पोर्ट्स को लेके। एंड आप इमेजिन नहीं कर सकते हो ये कैसा लगता है उस खिलाड़ी को जिसकी कमर टूट गई ये खेलते खेलते, और उसको कोई बोल रहा है कि तुझे मेडल बेचने पड़ जाएंगे अगर तू नहीं पढ़ेगा या नहीं करेगा। सो उस टाइम बड़ा बुरा लगा, बट स्टिल जब मैं एज अ गेस्ट गया था तो वो चेयर पे बैठी हुई थी वहां, और मैं स्पेशली उनसे मिलने गया था। अपनी गेस्ट की चेयर छोड़ के पूरा क्रॉस करके स्पेशली मैं मिलने गया था, और मैंने मैम को बोला था कि मैम कैसे हैं आप। तो उनको लगा कि मैं ऐसे बोलूंगा मैम देख लिया क्या करा ये। सो वो काफी ऑकवर्ड सिचुएशन में ऐसे चेयर पे ऐसे हो गई थी कि अब शायद ये बैठेगा यहाँ पे क्योंकि गेस्ट है और गेस्ट को चेयर चाहिए। तो वो अपनी चेयर छोड़ने वाली थी, मैंने कहा मैम बैठो, और मैम उनके साथ के जो पैरों की तरफ है मैं वहां बैठ गया कोट पैंट में अपने हाथ में ट्रॉफी लेके। मैं कहा मैम कैसे हो आप, सब ठीक ही चल रहा है। तो कहती हाँ बेटा, और पुरानी बातों को दिमाग में मत रखियो। मैं कहा नहीं मैम पुरानी बातों को दिमाग में नहीं रखना, आपका एक काम था एज अ टीचर, शायद आपको भी अच्छा लगा। उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात बोली कि आज मैं रॉन्ग प्रूफ हुई हूँ तो शायद मैं कल को कुछ बोलते हुए सोचूंगी, बिकॉज उन्हें भी ये पता था कि उस टाइम मुझे वो बात हर्ट कर गई है। सो वहां पे था वो चीज मिली। स्कूल में पॉलिटिक्स बहुत था, जब रिकॉर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंसिडेंट हुआ। एंड उसके बाद काफी सारे जो टीचर्स हैं उनका अपना पॉलिटिक्स चलता है। एक स्कूल भी एक छोटा पॉलिटिक्स है जिसमें प्रिंसिपल नेता है और हेडमास्टर नेता है और जो बच्चे हैं वो पब्लिक है और टीचर जो है वो पुलिस वाले हैं। तो ये इनका अपना ही एक स्कूल का चलता है। तो उसमें भी मुझे लिया गया स्कूल ने, मेरा स्कूल है एमसीएल सरस्वती बाल मंदिर, जहाँ पे सब चीज अच्छा रही है। बट ऑन दी अदर हैंड जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड आया, मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा, एक टीचर ने मुझे ये बोला कि बेटा प्यूमा के जूते मुझे भी भिजवा दो। तो उन्हें मतलब ये नहीं पता कि प्यूमा ने मुझे स्पॉन्सर करा है, तो ऑब्वियसली मेरे नाप उनके पास है सेट, तो वो उसी नाप के भेजेंगे। ऐसा नहीं हो सकता मैं 10 या सॉरी। सो उन्हें ये नहीं पता कि प्यूमा के पास अगर मेरा नाप है तो वो मेरे नाप साइज का लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 या 11 साइज का भी भेज दें या जो मैं साइज का वो भेज दें। एक टीचर है, उन्होंने जब मैं गेस्ट पे गया तो उन्होंने बोला बेटा मेरी तारीफ कर दी, मेरी नौकरी खतरे में है अभी, तो प्रिंसिपल थोड़ा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो समिति होती है जिनकी, तो समिति में मेरा नाम हो जाएगा, ऐसे करके मतलब मेरे साथ हुआ है। और एक टीचर ने बोला किसी मेरे दोस्त को कि चिन्मय को तो मैंने ही बनाया है। चिन्मय जब जब उसने कहा था तो मुझे उसको उसकी आंखों में वो नशा दिखता था, वो लगन दिखती, जो भी एक क्रैप बातें हैं जो कि रियल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं है इनका, कि वो नशा दिखता था वो कुछ नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारे टीचरों ने जो है शेयर करा, बट अच्छा ये लगा कुछ टीचरों का बहुत एक अच्छा रिएक्शन आया जो कि मैंने नहीं लिया, बिकॉज मैं हूं तो आफ्टर ऑल सर स्टूडेंट उनका। जैसे कि कभी मैं एक टीचर से मिलने गया, आई स्टिल रिमेम्बर, वो खड़े हो गए चेयर से, तो मैंने कहा सर ये आप क्या कर रहे हो, मैं अभी भी आपका ही स्टूडेंट हूँ और ऐसा मत करो आपकी। कहते नहीं नहीं अब तो तू अगर खड़ा है तो हम खड़े, हमें खड़ा रहना है, हम बैठ नहीं सकते, नहीं तो प्रिंसिपल सर हमें नौकरी से निकाल देंगे। तो ऐसे करके हुआ, बट अच्छा था, मेरे स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी सर। और मैंने मिनी, कहते हैं मिनी स्टारडम वहीं से देखी है कि ना मैं था चिन्मय का नाम, स्पोर्ट्स का मतलब चिन्मय शर्मा था मेरे स्कूल में, और वहां से अच्छा चला। बट हाँ ये है कि मैं अब कभी एसोसिएट नहीं करूंगा बिकॉज उन बंदों से मेरा, क्योंकि अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। अब वो चाहते हैं कि मैं उधर कोचिंग कराने आ जाऊं या उधर वो कर लूं, कि मैं कोचिंग करा दूं तो उनका फायदा हो जाए, बट मैं ऐसा एसोसिएट नहीं करूंगा स्कूल से, बिकॉज मेरी जो यादें हैं वो एज अ स्टूडेंट है। तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके साथ मैं अवेयर हूँ और मैं वो चीज में अटैच नहीं हो सकता एज अ खिलाड़ी। सो इसलिए मैं उन्हें मना करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्यार नहीं है मेरे स्कूल से। एज अ स्कूल वो मेरा स्कूल है तो मेरा प्यार तो है ही उनसे। तो ये चीज रही, पॉलिटिक्स हर जगह होता है सर। तो बट पेरेंट्स पेरेंट्स मैं कहता हूँ कमाल की चीज है, मतलब भगवान नहीं आ सकते तो उन्होंने पेरेंट्स बनाए हुए हैं। तो ये चीज तो मैंने महसूस करी है इतनी कम उम्र में कि शायद पेरेंट्स ही आपके सब कुछ होने चाहिए आफ्टर ऑल। उसके बाद ही आपकी फैमिली आती है, पेरेंट्स सबसे पहले, और मेरे लिए तो मम्मी सबसे पहले, उसके बाद पापा एंड देन फैमिली। तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस मेरा उनका मेरी लाइफ में रहा है, ये चीज रही है।
ट्रू ट्रू ट्रू, या आप सही है, सही सही बताया आपने। जैसे कि आप डाइट की बात भी बोल रहे थे पहले, इससे पहले आपने ऑलरेडी डाइट बोल रहे थे, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है, फिर भी आप थोड़ा बताएंगे मतलब हाउ इज द डाइट लाइक, बिकॉज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट योर बॉडी व्हिच गोज अंडर सो मच ऑफ फिजिकल स्ट्रेन, राइट? जी तो सर मेरी डाइट जो है ऑफ कोर्स बेसिक पे है। बेसिक पे मैं बहुत फॉलो करता हूँ। मैं घर का खा लेता हूँ। बाहर का क्या ना, ये ठीक नहीं होगा क्योंकि आटा भी बाहर से आता है, उसकी रोटी बनती है। तो बाहर का सब नहीं छोड़ रहा, बट बाहर का जो कि फ्राइड है, जो कि तेल में से पूरा कहते हैं ना, तैर के जो तेल में से आता है, जैसे समोसा एंड समथिंग, ब्रेड पकौड़ा टाइप। वो तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कब खाया था। एंड मैदा, मैदे की चीज नहीं खाता हूँ। लाइक मोमोज मेरे बहुत फेवरेट से। दिल्ली का एक स्ट्रीट फूड है जो कि मैं बहुत खाता था, कंज्यूम करता था। बट फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर मैंने नहीं खाए हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रही है मेरे अंदर। एंड बेसिक डाइट मैं आपको बताऊं, सुबह ओट्स, और मैं बताऊं गर्मी में सबसे बढ़िया चीज है सर, केला, बनाना। उससे बेहतरीन चीज नहीं है। बिकॉज आप देखिए, क्रिकेट भी है इतना। क्रिकेट का एग्जांपल बार बार इसलिए देते हैं, लोग जल्दी रिलेट हो जाएंगे उससे। क्रिकेट में इतना पैसा इन्वॉल्व है। हर एथलीट, आपको विराट कोहली रिचेस्ट एथलीट, MS धोनी, हर कोई एथलीट बहुत अमीर है। बट आप कभी नोट करेंगे, वो जब कॉर्नर बाउंड्री पे जाते हैं या टेस्ट मैच होता है, जब उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, वो केला कंज्यूम करते हैं। तो इतनी सस्ती चीज वो नहीं कर रहे वहां पे, एवोकाडो एंड समथिंग लाइक दिस। वो केला को जल्दी छीलते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, एनर्जी, क्विक एनर्जी, कॉम्प्लेक्स ए कार्ब्स हैं उसमें, जो कि आपको बेनिफिट देते ही देते हैं। ओट्स है कॉम्प्लेक्स ए कार्ब्स वाला। बॉइल्ड आलू हैं जो कि आपको एनर्जी देंगे। और प्रोटीन में मेरा सप्लीमेंट चलते हैं। एंड जो कि डेली लाइफ में बस मेरा रात का थोड़ा सा लाइट रहता है। रात को कोशिश करता हूँ, जब मैं ऑन शेड्यूल, जैसे अभी ऑफ शेड्यूल हूँ तो नॉर्मल खा लूंगा। ऑन शेड्यूल पे मैं बॉइल्ड खाने को स्विच कर देता हूँ उसमें। तो ये करके मेरा पूरा जो है डाइट रहता है। ग्रेट ग्रेट, बाप रे, बहुत सैक्रिफाइस है ये अभी। मुझे खुद को गिल्टी फीलिंग हो रहा है, मैं तो मोमो तो हफ्ते में 2 बार खा ही लेता हूँ। ओके। अभी स्केड्यूल के बाद बताओ, बिकॉज लाइक यू सेड ऑफ स्केड्यूल ऑन स्केड्यूल 2 है ना, मतलब कंपटीशन के मतलब व्हेन यू ट्राइंग पीक, आपका स्केड्यूल थोड़ा अलग रहा है, कंपटीशन हाउ यू पीक ना, और उससे पहले थोड़ा आप डाउन गोइंग कुक कर सकते हैं, मतलब जस्ट टेल मी योर नॉर्मल स्केड्यूल, कैसे आप डिवाइड करते हो पूरा डे को? सर स्टार्ट होता है शेड्यूल, सबसे पहला जो होता है बेसिक, सुबह की 6 बजे की ट्रेनिंग से। 6 से 7 मेरा एक शेड्यूल रहता है, 6 से 7 ट्रेनिंग होती है। और 7 के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ रिकवरी के लिए। और 7:30 से 8:30 सेकेंड शेड्यूल रहता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट 1 घंटे में जो कि मेरा प्रोसेस रहता है कि जो टारगेट है उसको अचीव करना, जब मैं ऑन शेड्यूल हूँ, जब मैं रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ। सेकंड जो है 1 घंटा, उसमें ये रहता है कि जो मेरा टाइमिंग मैच हो पाए, या फिर एक 1 मिनट पूरा करना। तो ये दूसरी चीज रहती है। एंड जो थर्ड शेड्यूल, उसके बाद में एकदम, जैसे कि मेरा 8:30 पे ओवर होता है, तो विदाउट एनी ब्रेक 10 मिनट हैंग हो गया चिन्मय? हाय चिन्मय, हैंग हो गया? वो डिस्कनेक्ट हो गया। नो 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 प्रॉब्लम, और एक स्क्रीन आ रहा है, एक चिन्मय का एक स्क्रीन दिख रहा है, ये मतलब स्टैटिक्स, वो जर्सी वाला, और एक, हाँ अभी ठीक है, हाँ correct है। आप कहाँ से चालू करिए, आप बोल रहे थे स्केड्यूल कहाँ पे एंड किया था? वापिस आप डाल दीजिए, है ना, क्योंकि बिकॉज 7% मेरी बैटरी भी रह रही है, एंड आई डोंट हैव चार्जर इन सेंटर, सो दैट्स व्हाई।
तो सबसे पहले सर शेड्यूल में बेसिक रहता है, सुबह 6 बजे ट्रेनिंग होएगी, 6 से 7 ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें मैं ऑन शेड्यूल की बात कर रहा हूँ जब मेरे को रिकॉर्ड तोड़ना होता है। अभी हालांकि अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है बिकॉज रिकॉर्ड तोड़ने के बाद थोड़े प्रमोशन वगैरह भी होते हैं इसके, सो उसके लिए मैंने ब्रेक लिया। बट फर्स्टली 1 घंटा मेरी ट्रेनिंग रहती है रिकॉर्ड के लिए, रिस्पेक्टिव कौन सा रिकॉर्ड मैं तोड़ रहा हूँ और किस कंट्री का है, क्या उसके कॉम्पोजिशन बनते हैं, हर एक एनालाइज पूरा किया जाता है। जिस एथलीट ने तोड़ा है, कितने एवरेजन कितने मारने हैं 1 सेकंड में। अभी 334 मैंने करे थे 1 मिनट में, तो 60 सेकंड में 334 एल्बो स्ट्राइक का मतलब है सर 1 सेकंड में 7 एल्बो स्ट्राइक, और ये आपने कंटिन्यूस रखने हैं 60 सेकंड तक, 60 सेकंड तक। सो उसका एवरेज बनाया जाता है कि अभी 5 आ रहे हैं, और आप जब मुझे देखेंगे एल्बो स्ट्राइक करते हुए तो यू कैन नॉट काउंट। सो उसका एक स्लो मोशन फुटेज उसी टाइम बन रहा होता है जिसको आपने बाद में एनालाइज करना होता है कि कितने आए हैं। सो ये सब प्रोसीजर रहता है। उसके बाद मेरी जो ट्रेनिंग है आधे घंटे का रेस्ट होता है, 7:30 से मेरी वापस ट्रेनिंग होती है, 7:30 से 8:30 मैं ट्रेनिंग करता हूँ अबाउट, जो कि मेरा दूसरा प्रोसीजर है कि टाइम लिमिट में करना, और जितने मैंने करे हैं उनको एक टाइम फ्रेम के अंदर लेकर आना है 1 मिनट के अंदर, क्योंकि पहला तो काम ही है कि उतने कर पाओ आप। अभी 1 मिनट उतने कर ही नहीं पा रहे हो, हाथ थक गए हैं, कंधे दर्द हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। तो दूसरा मेरा ये शेड्यूल रहता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ही शेड्यूल खत्म होता है तीसरा, मेरा तीसरे घंटे की स्टार्टिंग हो जाती है जो कि होती है वेट ट्रेनिंग, जो कि मैं जिम जाता हूँ उसी टाइम, जैसे ही ओवर होगा 8:30 पे, तो 8:40 तक मैं अपने जिम में होता हूँ और वहाँ पे मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ। बिकॉज ये चीज़ मैंने जानी कि जब मैंने ये स्टार्टिंग करी थी, बिकॉज इसमें इतना कार्डियो है सर, कार्डियो एक्सरसाइज है कि टक 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 चल रहा है और पूरा स्वेटिंग होता है, और आप 1 घंटे में 1 मिनट की है ये कहने को, तो आप 1 मिनट का अगर 10 बार भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सो आपके ऑलमोस्ट जा रहे हैं 3,000 एल्बो स्ट्राइक्स। तो 3,000 एल्बो स्ट्राइक जब जाएंगे तो आपका वेट लूज होएगा ही होगा, आपका उसके साथ मसल लूज ना हो जाए, इस पे मैं ध्यान रखता हूँ। तो उसके लिए मुझे मसल बनानी है और उसके लिए जिम को डालना है। हालांकि आई हेट जिम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वेट वगैरह उठाना, क्योंकि वो ऑफ कोर्स मेरे उसमें कुछ रिलेट नहीं कर रहे हैं मार्शल आर्ट में, ऐसी मार्शल आर्ट का 1 घंटा होता है ये। सो फिर मैं जिमिंग करता हूँ, एंड उसके बाद मेरे को 1 घंटा सर मेरी बैक के लिए लगता है ऑलमोस्ट, जिसमें कि कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेज होती हैं टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, स्पेशली इन विंटर्स, बिकॉज विंटर्स में आप अगर एकदम वार्म होके एकदम हवा में निकल जाओगे, then there is chances of having a fever or something like that. So ये चीज मैं दिमाग में रखता हूँ। एंड उसके बाद जो 1 घंटा मेरा कहते हैं एक तरह का रिहैब चलता है कि जिसमें कमर में थोड़ा स्टिफनेस हो, वो ठंडी हो जाए, बॉडी ठंडी हो जाए, स्वेटिंग को पोंछ लेता हूँ। और फिर लास्ट जो मेरा 1 घंटा होता है वो रात को होता है 7 से 8। उस दिन मेरी जो नॉर्मल जैसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है, किकिंग, पंचिंग, फाइटिंग, तो ये सब मैं करता हूँ। तो ऑलमोस्ट 5 आवर्स के करीब मेरा पर डे का शेड्यूल रहता है, ऑन शेड्यूल। एंड ऑफ शेड्यूल सिर्फ मेरा रहता है 2 घंटे का। एक सुबह 1 घंटा मैं अपना वेट ट्रेनिंग रख लेता हूँ, या फिर कभी योगा रख लूंगा, या कभी टेनिस खेल लूंगा, क्रिकेट खेल लूंगा फॉर दी फिटनेस। और शाम को मेरा 1 घंटा जो मार्शल आर्ट का डेली रूटीन है वो रहता है। तो ये मेरा शेड्यूल रहता है सर। वाह, ग्रेट यार। सो आप बताओ अभी आपका फ्यूचर प्लान्स कैसा है? मतलब ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आई मीन यू आर ऑलरेडी इंस्ट्रक्टिंग अ लॉट ऑफ किड्स so that they can become the next Chinmay Sharma, वो तो है ही, but on a personal level, what do you intend to do in the next maybe 2 years, 5 years, whatever, you know, it could be small term goal or long term goal? Sir, to be honest, I'll tell you honestly, or just do some kind of stuff. Honestly, yeah. Honestly, I don't have any future plan. I'm being honest because I think right now, if I am talking with you, then my mind is just going with you. So you are asking me question and I have to answer this, and this all is going on my mind. So there is no second thought coming on my mind. Because, sir, I tell you, if you are representing India on world level and something like Guinness World Record, Ronaldo had that world record, Abhishek Bachchan, Shah Rukh Khan had that world record, no, Chinmay Sharma had that world record. So ये perspective बनता है लोगों का, and people are like, यार अभी 4 रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी 5 भी तोड़ देगा. So they are like done, ये करेगा ही करेगा. So वो चीज मेंटेन करने के लिए I don't think about future, because everyone right now from 99
99.9% people are thinking that my future is one of the brightest future in martial art, in Tang Soo Do. So everyone is thinking that, which is maybe true. But on the other hand, if I start thinking about this of my future planning or something like this, then I don't make my mind strong to be on arena, to be on time, and to take my best out of me. So I can't think about future. I just think about per day training. Tomorrow is my 6 p.m. I have to be on the ground. That's it. There's no point to think about कि अभी 2 घंटा करूंगा तो उसके बाद 3 घंटा करना है, उसके बाद अभी पता नहीं रिकॉर्ड आएगा नहीं आएगा. ये जब था जब हार रहा था. बट जब विनिंग स्टार्ट हुई है तो आई डोंट थिंक कि अभी मैं ज्यादा सुनता हूँ. राइट ऑफ द मोमेंट की मैं थिंक करता हूँ, बिकॉज फ्यूचर सर किसी ने देखा नहीं है. बहुत ब्राइट लोग भी रह जाते हैं और बहुत खोटे सिक्के भी चल जाते हैं. सो उसी पे चलता है और मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ फ्यूचर के बारे में. बस हाँ, अगर आप पूछे एज अ करियर मैं क्या करूंगा, तो मेरा सेम है मार्शल आर्ट, and I will break more world records for my country as much as I can. And I want to be youngest martial artist who will break 10 or more world records. So last record was something I think 23 years old boy from USA who have 6 world records. So probably 6 world record doesn't suit the category, so maybe it will become a 10 world records or more world record. So that is my future to become, because I have the 1 year as well. And 6 world records हैं, तो अभी 4 आ गए, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है. Great, great. So you're basically, somebody who stays in the moment, right? मतलब आपको, you believe in the process. मतलब तो इतना आगे का सोचेंगे क्यों? Because you are right now currently in this situation. चिन्मय, एक रिक्वेस्ट, ओके, I mean, it's for you. मैं तो बहुत सारे मतलब घर पे कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को जो स्पिनिंग व्हील की है ना, वो हो नहीं पा रहा. आप थोड़ा दिखाएंगे, if you don't mind. वो चलेगा ना शॉर्ट्स में? नहीं, तो उस पे दिखा देता. पहले मैं आपको हाँ मेरे को मतलब आई ट्राई, लेकिन वो स्टेप में कुछ ये इधर उधर हो रहा है. अभी सर मैं आपको परफेक्ट ना थोड़ा सा आगे कर देता. सो फर्स्टली मैं दिखाता हूँ आपको 360 एंड आफ्टर दैट राउंड ऑफ किक. ये एंड द सेकंड तो ये थोड़ी सी किके है जो किक है. ग्रेट यार, ग्रेट. मतलब इसमें काफी मतलब ये हो ना, मतलब टेक्निक तो ऑब्वियसली है, प्रैक्टिस का भी बहुत मतलब ये है ना. तो इट्स नॉट इजी. जैसे कि राउंड हाउस किक हो जाता है, बट दिस इज समथिंग दैट यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ दिस थिंग, है ना, प्रैक्टिस. और इसे आपने कैसे अप्लाई करना है, तो वो एक अलग चीज है. True, yeah. Chinmay, seriously, I mean, it was so great, to talk to you. You are truly an inspiration for all of us, even though you're much younger to me, but still you are an inspiration to me, not only me, to the entire country, so to say. 4 world record 21 साल में, and you're only getting better. तो 10 रिकॉर्ड की हम लोग, जैसे कि you already said, I'm sure 10 की आप तो 15 भी तोड़ेंगे, डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अनाउंस भी करा था वो, बट मैंने डाल दिया. मुझे नहीं पता था कि वो डाल देंगे. तो मैंने उस हिसाब से अनाउंस नहीं करा था. जब देखा था तो डर गया था. मैंने कहा यार 1 साल में अब करना है. अच्छी ट्रैक पे हूँ अभी, हो जाएंगे. Sure, definitely. So thank you so much for coming on the show, and thank you so much for being an inspiration to me, to the entire country, and for putting our country right on top of the world map in terms of breaking record. And Tang Soo Do is also something that which is coming up because of you, because you are definitely a leader in terms of Tang Soo Do here in India, and it's only going to get more promotion because of you. So keep on doing your hard work, keep on doing your practice, and keep on inspiring people. You already have 250 to 300 kids in your academy who are definitely looking up to you to be the next Chinmay Sharma.
So basically, it's about inspiring people, right? Which you are currently doing. Thank you so much. And yes, we look forward to more of your laurels, more of your achievements, and we're all with you. Thanks, Chinmay. Thank you so much. Okay, sir. So thank you, sir. आए इस शो में अच्छा लगा और काफी अच्छी बातें हुई और अच्छा लगा। मैं जरूर चाहूंगा कि आने वाले टाइम में और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूं और जल्दी से यहाँ पे वापस से आ पाऊं। Thanks, Chinmay. Thank you so much. And we wish you all the best again. Thank you so much. Thanks. Have a great day.